गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लोग ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों का मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी ये सब कंप्लीट हो गया। ऑब्जेक्टिव टाइप का है ना। अब ऑब्जेक्टिव एक हिंदी बचा हुआ है, इसको कर लेते हैं। थोड़ा संस्कृत भी देख लेंगे, उसके बाद सब बचेगा सब्जेक्टिव टाइप। उसके बाद पूरा सब्जेक्टिव टाइप का भी कर लेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज़ में आप लोग ज़रूर जुड़िए। वीडियो को बीच में छोड़ करके मत भागिए, वीडियो को पूरा देखिए। आप लोगों को क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाएगा, साथ ही आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और आप लोग इसमें देखिएगा, अगर आप लोग भी इसको कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स आप लोग भी बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब आप अभी भी तैयार नहीं हैं और आपको और तैयारी करने की ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। अपने स्कूल ग्रुप, कोई भी ग्रुप है तो उसमें शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। और चैनल पे हाँ, जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। और चलिए, हम जिस तरह भोजन करते हैं, सबसे पहले आपका यही है, गद्यांश दिया जाएगा, उसमें लिखा हुआ है, हम जिस तरह भोजन करते हैं गाछ वृक्ष भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज़ खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य व यह वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। गाछ वृक्ष जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। गाछ वृक्ष वे तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी ना मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और पेड़ मर जाता है। तो ये पेड़ के बारे में बहुत अच्छी बातें सब लिखी हुई है। अब देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। पहला, गाछ वृक्ष का क्या अर्थ है? तो गाछ वृक्ष क्या है, थोड़ा सा कॉमन एक बोल सकते ग्रामीण भाषा है। तो गाछ वृक्ष का मतलब पेड़ पौधा। ठीक है, गाछ वृक्ष में के क्या नहीं होते हैं? तो गाछ वृक्ष के दांत नहीं होते हैं। देख रहे, एकदम बेसिक, एकदम सिंपल सा आएगा क्वेश्चन, कोई टफ नहीं है, आसानी से बना लीजिएगा। गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं? तो जड़ के द्वारा माटी का रसपान करते हैं। पेड़ कब मर जाता है? तो पानी ना मिलने पे मर जाता है। एकदम बेसिक बेसिक आपका आसान सा 4 क्वेश्चन। उसके बाद आपका एक पद्यांश दिया हुआ है, लक्ष्य तक। देखिए लिखा हुआ है कि लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथिक पथ में पथिक विश्राम कैसा। लक्ष्य है अति दूर, दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन भी मानते हैं। जब प्रगति का नाम जीवन, यह अकाल विराम कैसा। लक्ष्य तक फिर धनुष से जो छूटता है बाण, कब मग में ठहरता है। देखते ही देखते वह लक्ष्य का ही वेद करता है। लक्ष्य प्रेरित वान है हम, ठहरने का काम कैसा। लक्ष्य तक, लक्ष्य तक का मतलब यहाँ जो लिखा ना, उसके आगे फिर वही आपका ऊपर वाला ये लाइन है, पहुँच पथिक पथ में पथिक विश्राम कैसा। ठीक है, उसके बाद इसी तरह है, हाँ वैसे ही, वैसे बस वही है पथिक जो पथ पर निरंतर अग्रसर हो सदा गतिशील, जिसका लक्ष्य प्रतिक्षण निकटतम हो। हार बैठे जो डगर में पथिक, उसका नाम कैसा। लक्ष्य तक फिर है, बाल रवि की स्वर्ण किरणें निमिष में भू पर पहुँचती, कालिया का नाश करती ज्योति जगमग जगत धरती। और है क्या, हाँ एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ उसके बाद है, ज्योति में हम पुंज फिर हमको आम से भीति बीच कैसा। लक्ष्य तक। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या बना है कि धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है। तो धनुष से जो बाण छूटेगा वो लक्ष्य को भेदेगा। ठीक है, आप पद्यांश में पढ़ें। फिर लक्ष्य के पथिक कंटकों को क्या मानते हैं? कंटकों को क्या मानते हैं? तो फूल मानते हैं। उसके बाद बाल रवि की किरणें कैसी होती है? तो बाल रवि, रवि का मतलब तो आप लोग पता है सूर्य होता है, तो बाल रवि की किरणें स्वर्ण जैसी होती है, सोने जैसी। कहाँ तक पहुँचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए? तो पथिक जब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच जाए तब तक उसे विश्राम नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखिए, जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो वह कौन सी क्रिया होती है? तो जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों उपस्थित है तो वो सकर्मक है। ठीक है, सकर्मक क्रिया होता है। उसके बाद बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है,
तो ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक। तो आपको हिंदी ग्रामर में क्या सकर्मक अकर्मक पढ़ लेना है। तो देखिए सिंपल सा बात है कि देखिए यहाँ पे लिखा है बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है। आप इस सेंटेंस से पूछिएगा कि क्या पढ़ रहा है, क्रिया शब्द से पूछे क्या पढ़ रहा है, तो पुस्तक पढ़ रहा है। उत्तर आपको मिल गया तो वो सकर्मक क्रिया। अब जैसे लिखिएगा इस तरह से है, पक्षी उड़ रही है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम एक परफेक्ट आपको अच्छा से एक सिंपल एग्जांपल दे देते हैं। क्या पढ़ रहा है सही नहीं होगा, आप कुछ और तरीका से इसका बनता है। बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है ना। क्या पढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब कुल मिला करके वो थोड़ा सा ही कन्फ्यूजन हो गया है कि सकर्मक क्रिया में क्या है, कर्म का पता चलना चाहिए। सकर्मक यानी कर्म के साथ, और अकर्मक में क्या होता है, कर्म का पता नहीं चलता है तो उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, किसान खेत जोत रहा है, इसमें क्रियापद कौन है? तो किसान जो है क्या कर रहा है, खेत जोत रहा है, तो जोतने का काम, ये क्रिया हो जाएगा। उसके बाद कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो यही आपको मिल जाएगा, हाँ रमेश हंस रहा है, ठीक है। तो रमेश हंस रहा है, इसमें आपका कर्म का पता नहीं चल रहा है। क्रिया तो पता है हंसना, कौन कर रहा है वो पता है, लेकिन कर्म का पता नहीं चल रहा है, तो यही हो जाएगा। जैसे माँ भोजन बना रही है, तो माँ क्या कर रही है, भोजन बना रही है। रमेश हंस रहा है, रमेश क्या हंस रहा है। अच्छा, ये क्या कहीं क्वेश्चन था, बस परफेक्ट मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, ठीक है। यहाँ देखिए वह गीत गा रहा है, तो वह क्या गा रहा है, तो गीत गा रहा है। अब पूछिएगा तो ऑब्जेक्ट पता चलेगा। यहाँ पे भी मैं शराब पी रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तो शराब पी रहा हूँ। क्रिया का मतलब ऑब्जेक्ट का पता चल रहा है। और ऊपर में भी आप देख लीजिए इसी तरह का था। यहाँ पे क्या लिखा था, बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है, तो पुस्तक पढ़ रहा है। ऑब्जेक्ट मिला सकर्मक क्रिया, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा था, रमेश हंस रहा है, क्या हंस रहा है तो नहीं पता चल रहा था। 13 नंबर में है, अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र और दूसरा, तो दूसरा अर्थ होता है आकाश, ठीक है, आकाश हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर के बाद देखिए 14 नंबर में क्या है। 14 नंबर में दिया है, निम्नलिखित में से श्वेत का अनेक निम्नलिखित में से श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है, ठीक है। तो श्वेत का मतलब सफ़ेद भी होता है, उजाला भी होता है, सफ़ेदी भी होता है, श्याम नहीं होता है। श्याम का मतलब क्या हो जाएगा, सावला बोलिए, काला बोलिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है? तो समुच्चय बोधक अव्यय आपका हो जाएगा दिह, अथवा, ठीक है, अथवा। उसके बाद 16 नंबर, पता नहीं वह चला गया, ठीक है, सही अव्यय पद चुने। तो पता नहीं वह कब चला गया, सही आपका हो जाएगा यहाँ पे कब, ठीक है। उसके बाद शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने, यह कौन सा वाक्य है? शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने। तो आपको अब यहाँ पे वाक्य पढ़ना है। वाक्य में 3 तरह का वाक्य होता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य तो सरल सेंटेंस लिखा रहेगा। मान लीजिए लिखा हुआ है विद्यार्थी अच्छे बने रहे, अच्छे हैं, विद्यार्थी अच्छे हैं, वो पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी वो सरल वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य होता है और उसको बीच में जोड़ने का काम करता है ज़्यादातर और से, अथवा से, या से, ठीक है। और मिश्र वाक्य में भी 2 वाक्य है, लेकिन एक वाक्य, एक प्रधान वाक्य होता है, एक उपवाक्य होता है, और एक वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित होता है, ठीक है। और बीच में दूसरा चीज़ आप पहचानने के लिए ये जो की लिखा हुआ है ना, इस शब्द से आप पहचान सकते हैं। की का प्रयोग संयुक्त वाक्य में किया जाता है, या फिर शुरुआत में जब लिखा रहेगा, ठीक है। तो अब इस तरह से कर सकते हैं। बाकी आप सेंटेंस को पढ़िए, शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छे बने, ठीक है। विद्यार्थी अच्छे बने एक आपका प्रधान वाक्य है, शिक्षक चाहते हैं कि, ठीक है, ये वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर कर रहा है, इसीलिए तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। प्रतिदिन कौन सा समास है? तो प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है ना। प्रतिदिन को कीजिएगा समास विग्रह तो दिन दिन आएगा, प्रतिदिन। फिर निम्न में से बहुब्रीहि समास कौन सा है? तो बहुब्रीहि समास कौन है? तो लंबोदर, ठीक है, लंबा है जिसका उदर, लंबोदर। इसका भी समास का या हिंदी ग्रामर का पूरा एक कंप्लीट सीरीज बनाए हैं यूट्यूब पे। आप हिंदी ग्रामर के नाम से सर्च मारिएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है।
प्लेलिस्ट में सर्च मारना है। सर्च क्या मारिएगा, प्लेलिस्ट पे जाइएगा, मैं चैनल को खोलिए, प्लेलिस्ट पे जाइएगा, प्लेलिस्ट पे बना होगा हिंदी ग्रामर। तो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में जितना हिंदी ग्रामर में जो भी क्वेश्चन पूछता है उसका कंप्लीट वीडियो है, तो वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिए। फिर देखिए, पक्षी आकाश में उड़ेगी, यह कौन सा वाच्य है? तो ये आपका कर्तृवाच्य है। ठीक है, अब आपको क्या पढ़ना है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। वाच्य तीन तरह का, जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और अब जब इसमें पढ़िएगा हिंदी में तो तीन प्रकार का होता है। अगर एग्जाम्पल देखिए तो एक है पक्षी आकाश में उड़ेगी, ठीक है, ये कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है। फिर कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा कि पक्षी के द्वारा आकाश में उड़ा जाएगा, तो ये बन जाएगा कर्मवाच्य। अब भाववाच्य में क्या हो सकता है? भावना का पता चले, जैसे पक्षी से अब उड़ा नहीं जाता है, ठीक है, तो ये इसमें भावना का, भाव का पता चला, तो भाववाच्य हो गया। चलिए 20 के बाद आ जाइए, कितना नंबर था ये है हमारा 20। कुछ मिसिंग तो नहीं है? अच्छा, अभी नीचे है ना हमारा। फिर एक जो है प्रस्तुत पठित गद्यांश को पढ़िए, ये अब बुक से दिया हुआ है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत का बेटा क्या है, कितना, बाल गोविंद भगत का कितना बेटा था, मतलब बेटा कितना था? तो एक बेटा था। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? तो सुस्त था और बोधा सा, मतलब ये फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ सुस्त और बोधा, तो वही सही हो जाएगा। उसके बाद फादर कामिल बुल्के के बारे में लिखा गया कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरे के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस शहर का विधान क्यों? ठीक है, लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 के बाद 23 में देखिए, तो क्वेश्चन क्या क्या पूछा है कि फादर कामिल बुल्के जो है, फादर बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई? तो जहरबाद से हुई। ठीक है, विधान का क्या अर्थ है? तो विधान का मतलब नियम, पढ़ते हैं ना, विधि का विधान है, यानी विधि का एक नियम है। फिर अब यहाँ पे आपका एक काव्यांश दिया हुआ है। हमरो हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। ठीक है, ये आपका हो गया कौन सा, गोपिया उधव उधव वाला, जो आपका एक बहुत अच्छा पोएम दिया हुआ है। ठीक है, जिसका स्टार्टिंग लाइन था उधव तुम होती बड़भागी। तो हमको याद नहीं आ रहा है कौन सी कविता था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कविता का हेडिंग क्या था, टाइटल क्या था। चलिए, क्वेश्चन इससे ये पूछा है कि गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह थी? तो हारिल पक्षी की तरह हो गई थी। ठीक है, उसके बाद यह यहाँ नंद नंदन किसे कहा गया है? तो ये बहुत आसान चीज़ है, सबको जानता है, नंद नंदन कौन है? कृष्ण को, कृष्ण भगवान को। उसके बाद फिर आगे दिया हुआ है काव्यांश, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। ठीक है, अब ये जो है आपका यह पद्यांश किस कविता का अंश है? तो ये उत्साह का अंश लिया गया है, उत्साह का है। फिर कवि जो है बादल को क्या घेरने को कह रहे हैं? तो पूरा आकाश को घेरने को कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दो हो गया। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, ये फिर बुक से है। कैप्टन कौन था? तो कैप्टन चश्मा बेचने वाला था। देख रहे हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप हिंदी किताब का सिर्फ कहानी आसानी से सिर्फ सिंपल से पढ़ लिए हैं तो आप आराम से बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था? तो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, इसीलिए उन्होंने, लेखक जो है खीरा नहीं खाते हैं। बिस्मिल्लाह खान खान क्या बजाते थे? तो सब कोई बच्चा बच्चा जानता है, बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे। आप लोग तो इंग्लिश में भी बुक होगा, इंग्लिश में भी कहानी होगा, आई थिंक 9th क्लास में था ना, साउंड ऑफ म्यूजिक के नाम से। चलिए 32 नंबर देखिए, लेखक मन्नू भंडारी जो है, लेखिका मन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता? तो अजमेर में बीता। फिर परशुराम के गुरु कौन थे? तो परशुराम के गुरु शिव शंकर, शिव भगवान थे। ठीक है, शंकर भगवान। कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो मैथिली में यात्री नाम से प्रसिद्ध है। मृग तृष्णा का अर्थ क्या होता है? तो मृग तृष्णा क्या है? एक तरह का छलावा होता है, भ्रम होता है। ठीक है,
उसके बाद मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी? तो मुख्य गायक की आवाज़ चट्टान जैसी भारी थी। भोलानाथ के सिर में क्या थी? है ना, भोलानाथ के सिर में क्या थी? तो लंबी लंबी घटाएं लिखा हुआ है। अच्छा, या जटाएं है ना, ये ऑप्शन थर्ड से, लंबी लंबी जटाएं। हाँ, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया होगा। 38 नंबर, कभी कभी बच्चे किसी का जुलूस निकालते थे। किसका जुलूस निकालते थे? तो बारात का जुलूस निकालते थे। जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी? तो दिल्ली में स्थित थी। चैप्टर का नाम तो आपको पता होगा, जॉर्ज पंचम की नाट। और 40 नंबर जो क्वेश्चन है आखिरी, गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है? तो ये सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। ठीक है, तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब आगे देखिए हम लोग का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग करेंगे बहुत जल्द। बस आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यहाँ तक देखे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाइए, और कमेंट भी कीजिए आप लोगों को ये हेल्पफुल लग रहा है कि नहीं। ठीक है, और चलिए तो फिर ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।